कश्मीरी पंडित 32 साल से इंतज़ार में हैं कि कभी तो दशकों पुराने उनके ज़ख्मों पर मरहम लगेगा। पर घाव भरना तो दूर, लगता है कि उन ज़ख्मों को बार बार कुरेदने की कोशिश ही हुई है। कुछ ऐसे ही दर्द कई कश्मीरी पंडित अब तक बयां कर रहे हैं और इस मुद्दे पर एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई है। हालांकि इस फिल्म में कश्मीरी पंडित के साथ घटी घटनाओं को दिखाया गया है, लेकिन इस फिल्म में दिए गए तथ्यों और इस फिल्म के मकसद को लेकर विवाद हो रहा है। फिल्म के विवाद से इतर सबसे अहम सवाल है कि आखिर कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना घर, अपनी कमाई का जरिया, अपनी ज़मीन सब कुछ छोड़ना पड़ गया। वो किस दर्द से गुजरे और ऐसा किन वजहों से हुआ कि उन्हें पलायन करना पड़ा। पलायन की वजह जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। कश्मीर घाटी से 1990 के शुरुआती महीनों में कश्मीरी हिंदू यानी कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। हालांकि ये पलायन बाद तक भी जारी रहा। अनुमान है कि 90,000 से 1 लाख तक कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हुए। कुछ रिपोर्ट्स में इनकी संख्या करीब 1.5 लाख भी बताई जाती है। पलायन से पहले और पलायन के दौरान सैकड़ों मारे गए। जम्मू कश्मीर सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 1989 से 2004 के बीच इस समुदाय के 219 लोग मारे गए थे। हालांकि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का दावा कर रहा है और कि 650 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। घाटी से कश्मीरी हिंदू के पलायन के कारण मोटे तौर पर इन हत्याओं को माना जाता है। कई कश्मीरी पंडितों ने अपने लोगों में से कुछ हाई प्रोफाइल अधिकारियों की हत्याओं से दहशत का अनुभव किया। वैसे उनको धमकियां लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन कहा जाता है कि 19 जनवरी की एक रात भयावह हमला हुआ। 32 साल बाद भी कश्मीरी पंडित उस रात को याद करके कांप उठते हैं, जिसने उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। 19 जनवरी 1990 की उस घटना को कई लेखक ने पिछले कुछ वर्षों में पलायन और व्यक्तिगत अनुभवों को लिखा है। कर्नल तेज कुमार टीकू की किताब कश्मीर इट्स एबोरिजिन्स द एयर एक्सोड्स में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है। जैसे ही रात हुई, अल्पसंख्यक समुदाय दहशत में आ गया। घाटी इस्लामवादियों के युद्ध वाले नारे से गूंजने लगी। उन्होंने पूरी घटना को बड़ी सावधानी से रचा था। इस्तेमाल किए जाने वाले नारों और इसके चयन के समय में भी सावधानी बरती गई थी। अत्यधिक उत्तेजक, सांप्रदायिक और धमकी भरे नारों ने मार्शल गीतों के साथ मुसलमानों को सड़क पर आने और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उकसाया। इन नारों ने वफादारों से काफिर को अंजाम तक पहुंचाने का आग्रह किया ताकि वो सच्चा इस्लामी तंत्र ला सकें। इन नारों को पंडितों के लिए धमकी के साथ मिलाया गया था। उन्हें 3 विकल्प के साथ पेश किया गया: रालिव, तसालिव या गैलिव, यानी कि इस्लाम में धर्मांतरण, या तो जगह छोड़ दें या फिर मिट जाएं। हजारों कश्मीरी मुसलमान घाटी में सड़कों पर नारे लगाते हुए उतरे। लेखक और पत्रकार राहुल पांड्या ने अपनी पुस्तक आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स में उन घटनाओं का सिलसिलेवार विवरण किया जो पलायन के बारे में बताती है। इसमें पंडिता सितंबर 1989 में राजनीतिक कार्यकर्ता टीका लाल टपलू की हत्या के बारे में लिखते हैं और कई अन्य हत्याओं के बारे में बताते हैं। तो सवाल है कि आखिर घाटी में ऐसा माहौल कैसे बन गया? आखिर उस घटना में पहले ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी थीं? जो घटना 1990 में घटी, उसकी जड़ कुछ लोग 1980 के दशक की शुरुआती घटनाओं में भी देखते हैं। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को सौंप दी गई थी। 1993 में चुनाव जीत गए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार गुलाम मोहम्मद शाह जुलाई 1984 में पार्टी से हट गए और सरकार गिरा गई। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। एक घटना 1984 में घटी, जब इंदिरा गांधी सरकार ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में कश्मीरी अलगावादी मकबूल भट्ट को फांसी दी
और उसका शव उसके परिवार को नहीं सौंपा गया, बल्कि जेल परिसर में ही दफना दिया गया। माना जाता है कि इससे घाटी में तनाव और बढ़ गया। इसी बीच 2 साल बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद भी बढ़ा। जब हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति देने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए तो दोनों समुदाय के बीच संबंध और तनावपूर्ण हो गए। देश भर में हिंदू मुस्लिम के बीच झड़पें शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर दंगे हुए और कुछ मंदिरों को उजाड़ दिया गया। मार्च 1986 में राजीव गांधी ने गुलाम मोहम्मद शाह को बर्खास्त कर दिया और राज्य पर शासन करने के लिए फारूक अब्दुल्ला को वापस लाने का फैसला किया। 1987 में चुनावों में धांधली के आरोप लगे और फिर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस घटना ने कश्मीर में उग्रवाद के पनपने में योगदान दिया। फिर एक के बाद एक कई हत्याएं हुई। 1989 में दहशत का दौर। 14 सितंबर 1989 को वकील और बीजेपी सदस्य टीकालाल टपलू की श्रीनगर में उनके घर में हत्या कर दी गई। आरोप JKLF पर लगा। टपलू की मौत के तुरंत बाद 4 नवंबर को श्रीनगर उच्च न्यायालय को एक न्यायाधीश नीलकंठ गंजू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जस्टिस नीलकंठ गंजू ने मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा सुनाई थी। दिसंबर 1989 में JKLF के सदस्य ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रुबैया सईद का अपहरण कर लिया और 5 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की, जिसे बाद में पूरा किया गया। कहा जाता है कि बाद में इन आतंकवादियों का हिंसा में बड़ा हाथ रहा। इन घटनाओं में से क्षेत्र में आतंकवाद को और बढ़ावा मिला। एक रिपोर्ट के अनुसार 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर स्थित समाचार पत्र ने एक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सूत्रों के हवाले से एक पत्र को प्रकाशित किया, जिसमें सभी हिंदुओं को तुरंत कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई। 14 अप्रैल 1990 को एक अन्य समाचार पत्र ने उसी चेतावनी को फिर से प्रकाशित किया। इसी बीच दीवारों पर ऐसे पोस्टर चिपकाए गए जिसमें सभी कश्मीरियों को इस्लामी नियम का सख्ती से पालन करने के लिए धमकी भरे संदेश थे। 19 जनवरी 1990 को ही जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के दूसरी बार राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। उनके पहले कार्यकाल 1984 जुलाई 1989 के बीच 1986 का कश्मीर दंगा हुआ था। जगमोहन बीजेपी नेता रहे थे। उन पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन को बढ़ावा दिया। इसी बीच 19 जनवरी को स्थिति हाथ से निकल गई। लाउड स्पीकर से घोषणा हुई कि हिंदुओं को छोड़ने की चेतावनी दी गई थी। इससे पहले ही घाटी छोड़ने लगे कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए ये काफ़ी था। वो सामान लेकर अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। 21 जनवरी को भारतीय सैनिक ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। CRPF ने श्रीनगर के गांव कदल ब्रिज पर प्रदर्शन कर रहे कम से कम 50 कश्मीरी मुसलमानों को मार गिराया। इससे कश्मीरी मुसलमानों में और नाराज़गी बढ़ी। इसके बाद भी पलायन का दौर जारी रहा। कश्मीर घाटी से पलायन कर कश्मीरी पंडित कश्मीर में रिफ्यूजी कैंप में चले गए। उनमें से जो ज़्यादा कुलीन और पढ़े लिखे थे वो देश के दूसरे हिस्सों में रोजगार पा चुके हैं और गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा आज भी उन कैंप में गरीबी में दिन बिता रहा है। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हिंदू कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन को 32 साल हो गए हैं। जनवरी और मार्च 1990 के बीच घटी ये घटना ठीक उस समय हुई थी जब बीजेपी पूरे उत्तर भारत में अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। वर्षों से कश्मीरी पंडित की दुर्दशा और उनके पलायन का एक प्रबल हिंदुत्व मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को गाहे बगाहे करीब हर चुनाव में उठाया जाता है, लेकिन क्या उनकी स्थिति बदली? क्या वो कश्मीर घाटी वापस लौट पाए? कश्मीरी पंडितों पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।